हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन कवर करेंगे। उसी में हमारा जो पहला टॉपिक है वह मैट्रिसेस। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको उनके नोट्स की नीड होगी। तो उन नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है सो ऑब्वियसली और स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपना सिलेबस टाइम से कवर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है, और उससे भी पहले समझते हैं कि मैट्रिसेस का नीड क्या है, क्यों हम मैट्रिसेस को यूज़ कर रहे हैं। सो मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत सारे स्कोप है। जैसे मेनली जो मैथमेटिक्स में इसका यूज़ इनिशियली जब इसको डिस्कवर किया था तब इसका यूज़ करा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 9th या 10th क्लास में इस टाइप की कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखी हुई है। तो इस तरह लीनियर इक्वेशन नाम से जो चैप्टर होता था उसमें इस टाइप की, इसमें 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को जैसे एक्स वाई और उसके साथ 0 आ जाएगा। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीखी है। उसी को एक नए मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस करी थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा भी बहुत जगह इसका यूज़ हो रहा है। आज आप कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, आईपी में देख लीजिए, बहुत सारी जगह इसका यूज़ हो रहा है। वहाँ पे हम मेमोरी ब्लॉक्स के लिए, एरे के लिए आप लोगों ने पढ़े होंगे 1D 2D 3D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। सो चलिए मैथमेटिक्स में वापस आते हैं और इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एरे होता क्या है। सो हमारी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस और नंबर्स, नंबर में भी रियल और इमेजिनरी। अब एक एक वर्ड को समझते हैं कि क्या मतलब बोलना क्या चाहती है डेफिनेशन। सबसे पहले तो हम बोल रही है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है। अच्छा, अगर आप लोग आईपीएस सीए से बिलोंग करते हैं तो आपको एरे का मतलब पता होगा। वहाँ पर भी हमको जब एक साथ कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स को लेना होता है, एक साथ यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे का मतलब ही होता है जब चीज़ों को अपन कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर लें तो उसको अपन एरे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर एरे लिया है, और वो कैसा होना चाहिए, वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। अभी जो एरे है वो फंक्शंस का भी हो सकता है और नंबर्स का भी हो सकता है, और नंबर आपको पता है रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, जबकि हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर से रिलेटेड आपको जो एरे मैट्रिक्स है वही मिलेगी। तो देखिए ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक्स बनी कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास कोई 2 पर्सन है, लेट्स से ए और बी, और उनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पी एन क्यू, ठीक है। ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे उसको एक को हम पेंसिल नाम दे देते हैं और दूसरे को एक को पेन और दूसरे को पेंसिल नाम दे देते हैं। जैसे पर्सन ए के पास 2 पेन है और 3 पेंसिल है, बी पर्सन के पास लेट्स से 4 पेन है और 5 पेंसिल है। तो उसको हम एरे में कुछ इस तरीके से, मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के नोटेशन के अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हैं। पर्सन ए है, उसके पास पेन है 2, पर्सन ए है, उसके पास पेंसिल है 3। इसको आप फ्लिप करके लिख सकते हैं। मतलब आप ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो और ये वाली चीज़ यहाँ पे। कैसे, आप चाहो तो पेन यहाँ पे लिखें, पेंसिल यहाँ लिखें, ए यहाँ लिखें और बी यहाँ लिखें। अब जरा ढंग से देखें, ए के पास पेन कितने हैं, 2 पेन हैं। बी के पास पेन कितने हैं, बी के पास पेन कितने हैं, 4। ए के पास पेंसिल कितनी है, 3। ए के पास पेंसिल कितनी है, 3। बी के पास पेंसिल कितनी है, 5। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमारे पास जो डेटा था उसको हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक एरे के फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। चलिए सो अब सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है। तो सिंपल सा मैट्रिक्स का नोटेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, ब्रेसेस। इस तरीके से बेसिस जो आपको मिलेंगे, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है। कई बुक्स में अगर आप दूसरी बुक्स रेफर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के सिंबल्स भी मिल सकते हैं और इस तरीके की डबल लाइन्स भी मिल सकती है। ये भी एक्चुअली मैट्रिक्स के ही रिप्रेजेंटेशन के दूसरे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, मैट्रिक्स को कभी भी हमको लिखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर हमेशा यूज करते हैं हम। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं लेकिन वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखना है, जिसमें जिस तरीके से इसमें लिखा है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन होंगे, अब और वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे वो अपन आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, आगे इसी वीडियो में फर्दर देखेंगे। सो अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ब्रेसेस है, ब्रेसेस इसको इनक्लोज कर रहा है। इस इनक्लोज ब्रेसेस के अंदर जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन सब नंबर्स को अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। सिंगल है तो एलिमेंट और मल्टीपल है तो एलिमेंट्स। तो ये जो है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, सबके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं रो।
आपको ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारी रो नंबर 1 हो गई तो इसको हम R1 बोल सकते हैं। ये रो नंबर 2 हो गई इसलिए इसको अपन R2 बोल सकते हैं। ये रो नंबर 3 हो गई इसलिए इसको अपन R3 बोल सकते हैं। इस तरीके से कॉलम नंबर 1 है तो उसको हम C1 बोल सकते हैं, इसको C2 बोल सकते हैं और इसको C3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तो रो हो गई है और 3 ही कॉलम हो गए। ध्यान रखना है रो को हमेशा हॉरिजॉन्टली रीड करना है और कॉलम को हमेशा वर्टिकली रीड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी हमारे पास 2 रो है, फर्स्ट सेकंड और 2 ही हमारे पास कॉलम भी है। इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ रियल नंबर की एक मैट्रिक्स बनाई। अगर मैं यहाँ पे रूट भी लगा देता तो भी कोई इशू नहीं आता क्योंकि ये एक रियल नंबर ही है। सो ये एक रियल नंबर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने फंक्शन की मैट्रिक्स बनाई और यहाँ पे हमने इमेजिनरी नंबर की मैट्रिक्स बनाई है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज अपन को समझनी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए मैंने सिंपल लिखा है, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर सिंपली कितना हो जाएगा m क्रॉस n। इसको लिखने का तरीका है ये, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 रो थी और 3 ही कॉलम थे तो इसका ऑर्डर सिंपली कितना हो गया 3 क्रॉस 3। ध्यान रखना है सबसे पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम, यानी m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम विल गिव यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 रो है 2 कॉलम तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। सपोज मैं एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको स्पेशली एक क्या बोलते हैं शॉर्ट नोटेशन से हम लिख सकते हैं। शॉर्ट नोटेशन है क्या? तो शॉर्ट नोटेशन है AIJ। ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई और जे उसकी पोजीशन को, जो सबस्क्रिप्ट में 2 जो आपको आई और जे दिख रहे हैं इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। फर्स्ट जो इसमें जो आई लिखा है ये किसको बता रहा है? पोजीशन ऑफ रो की, रो की क्या पोजीशन है, और जे किसको बता रहा है? पोजीशन ऑफ कॉलम। सो बेसिकली AIJ एक एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो A11 क्योंकि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं सेकंड कॉलम में। क्यों? क्योंकि हमारी रो तो चेंज नहीं, रो तो हमारी सीधी। हम तो जब भी हम लिखते हैं स्टार्टिंग से बचपन से भी हमको जब भी लिखना सिखाया जाता है तो हम यूं ही लिखते हैं। सो हम जब यू लिख रहे हैं तो ये पहली रो है, रो तो चेंज नहीं हो रही लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। तो A11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा तो पहली रो और तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने नंबर ऑफ रोज कितनी डिफाइन सॉरी कॉलम्स कितने डिफाइन करे हैं n, इसलिए यहाँ पे A1n लास्ट एलिमेंट है। इस तरीके से सेकंड रो में आ गए। अब रो 2 है कॉलम फर्स्ट है तो A21, रो 2 है कॉलम सेकंड है तो A22। आपको एक चीज ध्यान रखनी है जब भी हम रो में मूव कर रहे हैं तो रो का जो नंबर है कभी भी चेंज नहीं होगा। इस फर्स्ट पूरी रो में सबके आगे 1 1 1 1 लिखा है, इसमें सबके आगे 2 2 2 2 लिखा है, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है वो कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में तो 1 होगा, सेकंड कॉलम में तो 2 होगा, थर्ड कॉलम में तो 3 होगा और लास्ट कॉलम में तो वो n हो जाएगा। ओके, अब अगर जैसे हम एक से दूसरी रो में जंप करते हैं तो हमारा आगे वाला नंबर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बीच का एक एलिमेंट बोला ith रो, तो ये ith रो है, इसमें बीच में कहीं ना कोई एक एलिमेंट होगा jth कॉलम का, तो इसको मैं AIJ बोल सकता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है ith रो में है और jth कॉलम में। अब जैसे मैं इसको लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ कि 5वीं रो में है तो 5th रो में, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 5 और कॉलम कितना हो गया लेट्स से 6th कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा A56 यानी 5th रो और 6th कॉलम। अब नीचे चलते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज कितनी ली है m, तो सबसे लास्ट वाली रो के अंदर जो हमारा सबसे लास्ट वाली रो है उसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा AM1, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हम इनको लिखना है तो AM2, mth रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से mth रो nth कॉलम। एक जनरल आइडिया से समझते हैं। अच्छा, इसको एक इस तरीके की शॉर्टन नोटेशन में भी लिख सकते हैं AIJ m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने m क्रॉस n लिख दिया। याद रखिएगा बेस में ही ऑर्डर लिखा जाता है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके m तक, ये मैंने लेस देन इक्वलिटी का साइन बनाया है, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू m हो सकती है। इस तरीके से j की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू n हो सकती है। तो इसका इतने बड़े जो मैट्रिक्स है इसका शॉर्टन नोटेशन ये है। अब समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे।
जैसे मैंने आपको बोला कि 2x3 की मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है, यानी उसमें 2 कॉलम होने चाहिए और 3 रो। तो हमारे पास 2 कॉलम, यानी R1 और R2 2 कॉलम में लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब आप समझे। और 3 कॉलम है तो C1 C2 और C3। सो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे 2 रो लेनी है और 3 कॉलम लेने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, मैंने जैसा आपको बोला फर्स्ट रो में है तो पहला नंबर चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब मैं सेकंड रो में आता हूँ तो जो सबस्क्रिप्ट का पहला नंबर वो चेंज नहीं हो रहा, वो 2 2 2 ही है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो अकॉर्डिंग टू रो चेंज करना है आपको, सॉरी अकॉर्डिंग टू कॉलम चेंज करना है। सो वापस से आता हूँ ऊपर, A11 पहला रो पहली कॉलम, पहला रो दूसरी कॉलम, पहला रो तीसरी कॉलम, A11 A12 A13, नीचे होगा A21 A22 A23। सो सिंपली गिनती काउंटिंग चल रही है। ऊपर आपको सिर्फ नेक्स्ट नंबर को बढ़ाना है 1 2 3, नीचे वाले में जैसे आप आते हैं तो पहला नंबर आप चेंज कर दीजिए 2 2 2 और 1 2 3। जैसे मेरे को थर्ड में जाना होगा तो सब में आ जाएगा 3 3 3, वही 1 2 3। तो इस तरीके से आप किसी कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं।